हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि कल जो है आप सभी का जो है सी-टेट का 7 तारीख को जो पेपर है। तो आज हम यहाँ पर कुछ जो है सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो देखिए, जहाँ पर नेगेटिव वर्ड होते हैं उन सब नेगेटिव वर्ड्स को तो आपको कट ही कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, एक तो सज़ा और शर्मिंदगी, तो इसको कट कर देना है। प्रतिस्पर्धा आपको कभी भी किसी बच्चे से नहीं रखनी है। और अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, तो अनुबंधन और पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट और कंडीशनिंग जो है ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि एक साथ में पढ़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नेगेटिव वर्ड का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी बच्चे को सज़ा नहीं देनी है, किसी भी बच्चे को, पहली बात तो किसी भी बच्चे को गलत नहीं कहना है, चाहे कितना भी क्वेश्चन में कुछ कहा गया हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि जटिल समस्याओं से जूझ रही अमन के समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है कि उसे कहकर कि वे समस्या को सुलझाना छोड़ दे, तो समस्या को सुलझाना छोड़ देगा बच्चा, तो फिर बच्चा ही गलत ठहरा दिया। दूसरा है उसे मंथन करके और विचार उत्पन्न करने के लिए, तो यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए कहा गया है। उसे खुद से विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसे प्रयोग और जोखिम में हतोत्साहित नहीं करना है, और उससे उत्तर भी नहीं प्रदान करना है। तो यहाँ पर सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कहा गया है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है। बोध आधारित मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की बात कही है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की कही है, तो शिक्षार्थी निष्क्रिय, अगर हम बच्चे को ही निष्क्रिय कर देंगे तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक जहाँ भी दिख जाए काट देना है आपको, और वैसे भी निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया सकता, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थी कम जानते, गलत है, शिक्षार्थी कम नहीं जानते, शिक्षार्थी जो है कोरे कागज़ नहीं मानते आजकल। जो आजकल इसको बच्चे को भी कोरा कागज़ नहीं माना जाता है। स्कूल में पहली जब क्लास में एडमिशन लेता है बच्चा, तो उसको कोरा कागज़ नहीं थे, तो बच्चा जानता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है। अब पठन वैकल्य मतलब कि जो है डिसलेक्सिया, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, वो होता है पठन वैकल्य। एक होता है ऐसे ही डिसग्राफिया। क्या होता है? डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया क्या होता है कि जो बच्चे लिख नहीं सकते, जिससे उनको लिखने में दिक्कत आती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर डिसलेक्सिया है। देखिए, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्राप्त करना, बिल्कुल उच्च ग्रेड नहीं करना, उन्हें कई विकर्षणों अध्ययन करने के लिए देना। ये तो जब पहले ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन दे रहे हो आप इतने, मान लीजिए शोर शराबा डिस्ट्रक्शन हो रहा है बच्चे को पढ़ने में, और उससे फिर ज़बरदस्ती अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कुछ हद तक आगे पढ़ते हैं लिए सुधारात्मक पठन निश्चित करने के लिए सख्त दंड बिल्कुल नहीं देना है। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण दे दो बच्चों का, एप्रिएट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। फोर्थ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाए बच्चे को, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाई बहनों के रिश्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो भाई बहन के रिश्ते किस तरीके से होते हैं? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की भूमिका निभाते हैं। अब आप भी जानते हैं जैसे कि आपके भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के समान नहीं होते। भाई बहन का अलग रिश्ता होता है, अलग से एक संबंध, मतलब कि जो संबंध अन्य के साथ होता है वो रिश्ता भाई बहन के साथ एक अलग ही मज़ा आता है, भाई बहन के साथ रहते हैं, तो वो संबंध नहीं होता। भाई बहन माता पिता और साथियों के बीच संबंध से भिन्न है, ठीक है, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सेकंड। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं, सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं, गलत हो जाएंगे। सेकंड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कि अभिकथन और कारण दोनों दी हुई है कि बच्चों के विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद है, बिल्कुल सही बात है। अब हर बच्चा अलग अलग विकास की दर होती है, अलग अलग भिन्नताएं होती है विकास की दर, तो कथन यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बिल्कुल सही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो ए और बी
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही व्याख्या है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का हो जाएगा फोर्थ आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया। एक कथन दिया हुआ है, उसे पढ़ना है, उसमें हमें देखना है कि कौन से सिद्धांत को दिखाया। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई होती है। बिल्कुल ठीक होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। बिल्कुल पहला आंसर सही हो जाएगा। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है, नहीं, गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, गलत। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट आंसर नहीं होगा, सॉरी, ये जो है थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा था, बाकी यहाँ पे फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ आंसर क्यों होगा? क्योंकि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। कैसे संवेदनशील काल? भाषा और अनुभूति कर विकास की बात पूछता हमसे कि भाषा और तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वैसे, लेकिन जो कथन कहा गया है ना उसके अनुसार भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, क्योंकि बाद में उनसे भाषा चुनने में कठिनाई हो रही है और यहाँ पर उसने भाषा जो है पहले सीखनी है, बचपन में सीखनी है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रह गया तो बाद में भाषा चुनने में उसे कठिनाई आएगी, क्योंकि भाषा का एक संवेदनशील काल आता है जो कि पहले बचपन में ही सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो आप यहाँ पे बताइए इसका आंसर, पहला आप सोच लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ये आपको ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जो ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड मतलब कि जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ढूंढना आपको इनमें से। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका मतलब एक ही आंसर हो जाएगा इसका, तो गलत हो जाएगा। आपके देश का नाम है मानचित्र पर की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये तो गलत हो जाएगा। अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। अब समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि विद्यार्थी के उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण और वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे सेग्रीगेशन और जो है कैटेगराइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं करना, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज जो करिकुलम नहीं होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक, गलत है ये भी, विषय केवल वर्ड जहाँ भी दिख जाए उसको गलत कर देना। वैसे व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी बच्चों को। व्यक्तिगत अंतर की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक चिंतन में, समालोचनात्मक जो चिंतन है उसमें जो प्रमाण की क्या भूमिका होती है कि प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी बात कोई भी वैज्ञानिक जो होते हैं जो समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तो उनकी पुष्टि करते हैं, बिना प्रमाण के थोड़ी स्वीकार करते, बिना विश्लेषण के, तो ये गलत हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाइए। ठीक है, अभी तो यहाँ तक तो ये ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन प्रमाण अप्रासंगिक होना चाहिए, ये भी गलत है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण, ये गलत है। तो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण को क्या गया है, तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेवन क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित पढ़िए, कथन और कारण दी हुई है, तो कथन और कारण पढ़िए कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगुत्स के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। सही बात है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले जो है बच्चा पहले बच्चे के पास विचार आता है और उसके बाद भाषा सीखता है, जबकि लेवाइगुत्स की कहते हैं कि पहले बच्चा भाषा सीखता है और उसके बाद विचार आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कथन, ट्रू। खोज अधिगम में शिक्षा अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब कैसे जुड़े हुए, देखिए इन्होंने भी किस चीज़ की बात की, भाषा और विकास, अधिगम की मतलब सीखने की, विकास की, और यहाँ पर भी किसकी गई है, सीखने की एक तरीके से। तो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू तो कथन की सही ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, तो पहला गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाएं जो हैं को कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाओं को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जेंडर रूढ़िवादिता भी आ जाता है और कई बार जेंडर भूमिकाएं भी आ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन काटेंगे हम। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए पहला थर्ड ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता तो कह सकते हैं, लेकिन केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, तो पहला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन कट गया। जेंडर रूढ़ि इन्हें सीखा जाता है, कहाँ से सीखा जाता है, तो इन्हें प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान नहीं सीखा जाता, बल्कि इन्हें तो हम बचपन से ही सीखने लग जाते हैं, और मुख्य रूप से बाल्यावस्था के दौरान सीखते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड बच गया। और वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो उन्हें हम जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं उनको हम बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क अवस्थाओं में भी सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है? बुद्धि जो होती आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, गलत है, क्योंकि आनुवंशिक कारकों से बुद्धि प्रभावित होती है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बुद्धि को तो हम माप ही नहीं सकते। बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है और समय के साथ बदलती है, चेंज ओवर द टाइम। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, सही बिल्कुल आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो बुद्धि सामान्य और जो है विशिष्ट किसने बताई थी? चार्ल्स स्पियरमैन ने। तो इसके बाद में हार्वर्ड गार्डनर आए थे, और हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी? 9 प्रकार की बताई थी, जिसमें जो अलग अलग प्रकार उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस बुद्धि की आलोचना की कि बुद्धि अलग अलग तरह की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है, इनका जो नैतिकता का सिद्धांत था लॉरेंस कोलबर्ग का, इनकी सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन के द्वारा क्यों की गई थी? तो पहले देखिए कैरोल गिलिगन द्वारा क्यों की थी? एक तो इन्होंने बच्चों को कम मापा था, और दूसरी बात इन्होंने जो महिलाओं को थोड़ा जो है मतलब कि इन्होंने लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की थी। तो यहाँ पर जो है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा के लिए, तो सेकंड आप ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाए, क्योंकि इन्होंने लैंगिक भिन्नता दिखाई थी। बाकी एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया और वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए भी नहीं की गई थी। तो ये दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जो कि अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि उन्होंने महिला को जैसे कैसे बताया था? केयर पर्सपेक्टिव बताया था, जबकि पुरुष को जो है जस्टिस पर्सपेक्टिव में बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी को बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक कब सीखते हैं? जब बच्चे अधिगम विद्यार्थी पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता। तो नहीं पता होगा तो ये तो निगमन से आगमन विधि हो गई, ये तो गलत होनी चाहिए। मतलब अमूर्त से अमूर्त हो गया, तो अमूर्त नहीं पढ़ाना है, पहले बच्चों को मूर्त पढ़ाना है। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें, फिर उस भौतिक रूप में, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पहले अवधारणाओं का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। संपूर्ण रूप से परिचय देंगे फिर बारीकियों पर आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया कैसे कि कॉम्प्लेक्स जटिल हो गए, ये गलत हो जाएगा। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, तो फोर्थ ऑप्शन इज दी बेटर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर विचारों को सत्यापित अवसर करने का दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करती है, कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो देखिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति को मूल्यांकन करें, ठीक है अभी तक। विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड फीडबैक नहीं देंगे, याद करना नहीं करेंगे, याद करना जहाँ भी है, रोट लर्निंग मेमोराइज बिल्कुल नहीं कराना, सभी सीखने के लिए कार्यों के लिए विस्तरात्मक निर्देश भी नहीं देना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा 18 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प कथन और कारण दिए हुए हैं कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही है, गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों होनी चाहिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, उनके माध्यम से उनमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैर उदाहरण भी कई बार जो है हमें अधिगम जो हमारी लर्निंग को बढ़ाते हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बट
आर इज फॉल्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी एक कथन और कारण दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाना है, तो उसको तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो कभी कथन एक सही है, बिल्कुल है। कारण है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, बिल्कुल सही है, सीखेंगे तो समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब कैसे जुड़े हैं वो देखिए। यहीं पर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे जुड़े हुए देखिए, अब जब आत्मचिंतन करेंगे तभी तो ये रूढ़िवादिता को खत्म कर पाएंगे। आत्मचिंतन ही नहीं करेंगे तो रूढ़िवादिता कैसे खत्म होगी। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए आर ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। महारत लक्ष्य और देखिए प्रदर्शन लक्ष्य में कई बार आप जो है हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश में देख लिया करो। देखिए, मास्टरी गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स। अब मास्टरी गोल क्या होता है कि जो कि जिसमें आप निपुणता हासिल करना चाहो, आपको कोई कौशल है, आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप उस क्षेत्र में बेहतर हासिल करना चाहते हो, सबसे कुशल बनना चाहते हो, तो वो तो होता है आपको मास्टरी गोल। और परफॉर्मेंस गोल होता है जैसे कि आप ग्रेड पाना चाहते हो, नंबर पाना चाहते हो, या फिर किसी को प्रदर्शन करके मतलब कि किसी की नज़रों में आना चाहते हो कि भाई मैं जो है सबसे अच्छा कुशल हो, तो वो होता है परफॉर्मेंस गोल। लेकिन मास्टरी गोल होता है जो खुद अपने रुचि, अपने जो आनंद के लिए कुछ करना चाहता हो। तो यहाँ पर देखिए, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त, भारी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अभी तक जो पहला ऐप देखते हैं, अभी तक थोड़ा कुछ लग रहा है, शायद हो सकता है आगे कुछ अलग आ जाए। महारत लक्ष्य जो है विफलता से बचने पर, विफलता से नहीं बचते महारत लक्ष्य, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से गलत, दूसरों से अनुमोदन प्राप्त नहीं करते। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, ये भी गलत। महारत लक्ष्य क्या करते हैं, अपने कुशल कार्य क्षेत्र में तो सुधार केंद्रित करते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, भारी कौशल या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रदर्शन केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट। इस 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा, 3 इडियट मूवी है, उसमें जो देखिए होगा आपने जो राजू रस्तोगी है वो तो फेलियर है, और जो रेंचो दास चांचड़ है जो मास्टरी गोल पर फोकस करता है, वो कहता है कि आप सिर्फ ज्ञान ग्रहण करते आओ, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी आपके पास। और एक जो होता है वो नाम याद नहीं है मुझे उसको, जो कैसा होता है परफॉर्मेंस गोल, जो कि चमत्कार को बलात्कार बोल देता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। अब आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, जो खुद अपने आनंद के लिए, रुचि के लिए, अपने अनुसार पढ़े, किसी के दबाव में ना पढ़े कि ले आज बेटा तुझे 12th में पास होगा तुझे साइकिल दिलाएंगे, और बेटा तुझे अगर तू पास हो गया तो तुझे टॉफ़ी देंगे इतनी सारी, तो उस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद के आनंद के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, तो पहला ही अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र को बजाना। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए नहीं, डांट से बचने के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं, पहला अप्रोप्रिएट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो इन अवस्थाओं के बारे में कौन सा उदाहरण बिल्कुल सही है वो देखना। उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, गलत है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को व्यापक रूप से भिन्न होता है, गलत है। सभी संस्कृति समान होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जेनेटिक कोड पर नहीं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। 4th ऑप्शन इज बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेवाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, गलत। प्रकृति में ऐसा तत्व होता है, गलत। सीधे परिपक्वता के परिणाम से, गलत। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से, क्योंकि लेवाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। पियाजे के तो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखता, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखता है, ये तो एप्रोप्रिएट है। सीमा पूछी हमसे इसने, सिद्धांत की सीमा।
वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमि पर अत्यधिक बल था। यही भाषा की भूमि पर अत्यधिक बल नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि भाषा की भूमि पर कौन बल देता है? वाइगोत्स्की देता है। जैविक कारकों की भूमि पर बल दिया है और संज्ञान विकास संस्कृति सामाजिक कारकों के प्रभाव में ध्यान रखता। ये भी सही है। बाकी ऑप्शन ये मतलब इस ऑप्शन के इसके तरफ सही है, सिद्धांत की सीमा नहीं है, बाकी ये वैसे सही है। तो इसकी अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगी, जो कि सिद्धांत की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक कथन है, असर्सन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। बिल्कुल ठीक है। जेंडर रोल को, जेंडर स्टेरियोटाइप को हटाने के लिए बिल्कुल सही है, बुलाना चाहिए। लैंगिक अंतर जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। हम जो जन्मजात से नहीं होते, बल्कि हम जन्म के बाद सीखते हैं और समाज से ग्रहण करते हैं। तो ए सही और आर गलत। तो यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रवण मतलब कोई बच्चा नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे? सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखते हैं भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या पता इससे कोई अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए। और श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावित ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके सुनने की क्षमता है, ये गलत हो जाएगा। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या कारण, शारीरिक समस्या नहीं, कोई और भी समस्या हो सकती है, बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन लैंग्वेज जरूरी है। कोई बच्चा हल्का कम सुन रहा है, कोई बिल्कुल नहीं सुनता, उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, बल्कि साइन लैंग्वेज नहीं, बल्कि कोई कम सुन रहा है तो वो चल जाता बिना साइन लैंग्वेज, प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा समूह उन विशिष्टताओं को सही ढंग से प्रलेखित करता है जो प्रतिभाशाली और कक्षा में अन्य विद्यार्थी के बीच आमतौर पर भिन्न है? देखिए, समझ की अग्रवर्ती गहनता होनी चाहिए, सीखने की तेज गति, दूसरों पर निर्भर नहीं होते, और शारीरिक विकास की तेज गति भी नहीं होती। अब कैसे नहीं होती? जरूरी थोड़ी है कि प्रतिभाशाली बालक उसका विकास तेज गति से हो गया, तो ये नहीं होता। पहला और ऑप्शन ए और बी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में विभिन्न है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो अपेक्षाएं होती हैं वो समायोजन में समान होती है और संशोधन में भिन्न होती थी। अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाए, क्योंकि सभी जो होते हैं वो समायोजन कर लेते हैं, जबकि संशोधन हर कोई एक ही तरीके से थोड़ी हल निकालता किस समस्या का सीखने में, तो इस तरीके से भिन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही हुए हैं, क्योंकि आपको कल का पेपर भी है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा? शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ज्ञान व्यक्ति पर है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पूछा है हमसे नहीं होगा सही, तो नेगेटिव को भाई नेगेटिव ढूंढना है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित आवश्यक होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड अप्रोप्रिएट हो जाएगा और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुविधता, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आप सभी जो अपने अपने क्वेश्चनों जो अपने अपने नंबर लिख के बताएं कि किसने जो है आउट ऑफ 30 प्राप्त किए हैं, किसने आउट ऑफ 30 जो नंबर आए वो सब हमें टैग कमेंट करके बताएं, ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं आप, और कल आपका पेपर है। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप क्वेश्चन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने नंबर आए। धन्यवाद।